Assalamu alaikum guys, welcome to my channel and welcome to another video। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ताकि जो भी मेरी नई वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक क्या चीज़ है? हम लोग बहुत सारे लोगों ने स्ट्रोक का नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज हम जो है आज की वीडियो में स्ट्रोक के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बगैर कोई भी टाइम वेस्ट किए। तो नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज स्ट्रोक एक्चुअली। ठीक है, अब स्ट्रोक क्या चीज़ होती है? स्ट्रोक एक ऐसी मतलब हमारे पास न्यूरोलॉजिकल पैथोलॉजी होती है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास हमारे नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो इसमें लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, और वो फंक्शन लॉस क्यों होता है? क्योंकि जब वहाँ पे ब्रेन में या नर्वस सिस्टम में, ठीक है, जब ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो रहा होगा तो क्या होगा? हमारे पास जो नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है प्रॉपरली जैसे वो काम कर रहा होता है वो हमारे पास इस कंडीशन में लॉस हो जाता है। तो बेसिकली स्ट्रोक इज द पैथोलॉजी, ठीक है, इन विच आवर नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो भी हमारे नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है, ठीक है, वो अपना जो काम करता है वो लॉस कर जाता है। और लॉस क्यों करता है? ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो इनटू द नर्वस सिस्टम या इनटू द ब्रेन। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द स्ट्रोक। आई होप कि आप लोग स्ट्रोक की डेफिनेशन को क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि स्ट्रोक जो है उससे हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रही होती हैं, हमारे अंदर क्या चेंजेस आएंगे। बंदा जो होता है वो अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। ठीक है, कॉन्शियस होता है कि अपने होशो हवास में रहना। तो बंदा जो है वो क्या करेगा कि कॉन्शियसनेस की कंडीशन जो होती है वो उसकी लॉस हो जाती है। ठीक है, उसको नहीं पता चल रहा होता कि क्या चीज हो रही है और क्या चीज नहीं हो रही। उसके अलावा सेंसरी फंक्शंस, ठीक है, किसी भी चीज को सेंस करना, दिस इज आवर सेंसरी फंक्शन। तो सेंसरी फंक्शन जो है वो बेसिकली इसमें स्ट्रोक के केस में लॉस हो जाते हैं। आगे हमारे पास बात आती है मोटर फंक्शंस की। जो मोटर फंक्शंस हैं वो भी हमारे पास लॉस हो जाते हैं। मोटर फंक्शंस कैसे? जैसे हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो हमारे पास मसल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो हमारे हेल्प कर रहे होते हैं हमारे काम करने में। तो दिस इज आवर मोटर रिस्पॉन्सेज व्हेन वी आर वर्किंग। ठीक है, इसी तरह हमारे कॉग्निटिव हो गया, ठीक है, परसेप्चुअल एंड लैंग्वेज फंक्शन जो है ये भी लॉस हो जाते हैं। थिंकिंग की सेंसेशन, किसी चीज को परसेप्ट करना, मतलब कि जैसे होता है ना परसेप्शन में हम ये कहते हैं कि सेंसेस को यूज करके किसी चीज को आइडेंटिफाई कर लेना। ठीक है, तो वो चीज हमारे पास बेसिकली लॉस हो जाती है स्ट्रोक की पैथोलॉजी में। आगे हम देखते हैं कि स्ट्रोक जो होता है ना वो बेसिकली हमारे पास इसको हम कहते हैं फोकल वेस्कुलर लीजन। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जाहिर सी बात हमें पता है कि स्ट्रोक की वजह से क्या हो रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है, हमारा ब्रेन जो होता है वो फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर रहा होता। ठीक है, और इसमें क्या चीज होती है कि ये मतलब कि एक ऐसी पैथोलॉजी है जो हमारे पास 24 आवर से भी कम में अगर ये चीज हो जाती है, ठीक है, दैट लास्ट लॉन्गर देन 24 आवर, सॉरी 24 आवर से ज्यादा टाइम के लिए ये रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज है कि मतलब कि इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि 24 आवर से ज्यादा अगर ये चीज प्रोसीड कर जाती है या ज्यादा चली जाती है तो वो भी हार्मफुल है, वो भी स्ट्रोक क्रिएट कर सकती है। अगर आपके ब्रेन में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा और 24 आवर से अगर एक्सीड कर जाता है तो क्या हो रहा है कि इसमें हमारे पास मतलब कि स्ट्रोक की कंडीशन आ सकती है। लेकिन ये यूजुअली डिपेंड कर रहा होता है कौन सा ब्रेन का एरिया जो है वो इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, हमें पता है कि जो ब्रेन में फंक्शंस हो रहे होते हैं, हर पार्ट जो होता है ब्रेन का वो डिफरेंट फंक्शन से कंसर्न होता है। और जब वो डिफरेंट फंक्शन से कंसर्न होगा तो अगर एक पार्ट जो है वो डैमेज हो रहा है तो वो फंक्शन जो हमारा
लॉस हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ठीक है, इसको हम TIA भी बेसिकली कहते हैं। इसमें क्या चीज होती है कि जो न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएंसी है या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि लास्ट करते हैं, मतलब कि रहते हैं लेस देन 24 आवर्स। ठीक है, ये चीज जो है वो लेस देन 24 आवर्स रहती है, बट यूजली 5 to 15 मिनट्स। ठीक है, इनकी नॉर्मल जो होती है वो रेंज होती है। आगे हमारे पास आती है एपिडेमोलॉजी। व्हाट इज एपिडेमोलॉजी? एपिडेमोलॉजी, इसमें हम ये बताते हैं, स्ट्रोक के बारे में ही बेसिकली हम बताते हैं कि स्ट्रोक जो है ना उसमें क्या होता है कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है। ठीक है, सब पैथोलॉजीज को अगर हम देखा जाए तो ज्यादा क्या चीज हो रही है। तो स्ट्रोक की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रोक जो है वो आप लोग देखते हैं कि हर बंदे को स्ट्रोक हो रहा है, मोस्टली लोगों को हो रहा है, एजेड लोगों को ऐसे काफी ज्यादा होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ यंग चिल्ड्रंस। ठीक है, या अडल्ट वगैरह में। तो इसमें ये है कि फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है बेसिकली हमारे पास जो स्ट्रोक है। और उसके अलावा ये क्या है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी क्रिएट कर देता है। जो स्ट्रोक होता है ना, जाहिर सी बात है, अब एक बंदे को स्ट्रोक हो गया है, ठीक है, उसको क्या है कि मतलब उसकी जाहिर सी बात है, उसको डिसेबल कर दिया है ना वो, उसका एक फॉर एग्जांपल अगर एक एरिया पे आपको स्ट्रोक हो रहा है, ठीक है, एक साइड पे बॉडी के हो रहा है, तो वो जिस साइड पे हो रहा है वो तो आपका फिर गया ना, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या चीज आती है कि जो मेल्स होते हैं ना उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं स्ट्रोक के एज कम्पेरेबल टू दैट ऑफ फीमेल्स। ठीक है, मोस्टली जो होता है वो 65 जो एज होती है ना, उस एज में जो है स्ट्रोक के चांसेस जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप लोगों की एज बढ़ती जाती है इसी तरह स्ट्रोक जो होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। आप आगे हम जो बात करते हैं वो एटियोलॉजी है। ठीक है, एपिडेमोलॉजी में हमने देखा कि स्ट्रोक जो है वो बेसिकली जो है ना कंसर्न होता है कि स्ट्रोक जो है वो कितने नंबर पे आ रहा है, ठीक है, कब हो रहा है ये वो। ठीक है, अब इसमें क्या चीज आती है, एटियोलॉजी में बेसिकली टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्ट्रोक की दो टाइप्स हैं, इस्कीमिक स्ट्रोक है और हैमरेजिक स्ट्रोक है। ठीक है, जो हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक है ना, इस्कीमिया मीन्स डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें क्या चीज आ रही होती है, इस्कीमिक स्ट्रोक के केस में ये दो वजह से होता है, थ्रोम्बोसिस की वजह से एंड एम्बोलिज्म की वजह से। व्हाट इज थ्रोम्बोसिस? थ्रोम्बोसिस मीन्स के एक कोई भी जो है क्लॉट सा बन गया है और वो ब्लड वेसल्स में से या ब्रेन में से जो है वो ट्रैवल कर रहा है और वो वहां पे जाके कोई भी आर्टरी वगैरह को ब्लॉक कर देगा, तो दिस इज थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस जो है वो एक ही जगह पे होता है। एंड एम्बोलिज्म इज डिसलॉक्ड थ्रोम्बोसिस, मतलब कि अगर थ्रोम्बोसिस वहां से अपनी जगह से हिल जाता है, वो मतलब कि वहां से ट्रैवल तो कर रहा है, मतलब एक जगह पे नहीं रुका हुआ, दिस इज एम्बोलिज्म एक्चुअली। ठीक है, अब आगे हमारे पास आती है दूसरी टाइप ऑफ स्ट्रोक जो है, सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रोक जो है वो हमारे पास है हेमरेजिक स्ट्रोक। व्हाट इज हेमरेजिक स्ट्रोक? हेमरेजिक स्ट्रोक में क्यों होता है, वो हमारे पास जो हाइपरटेंशन की वजह से, एनेरिज्म की वजह से, आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन की वजह से हमारे पास जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है वो हमारे पास हो जाता है। तो हमने बेसिकली एटियोलॉजी में जो देखा है वो हमने टाइप्स देखी हैं स्ट्रोक की, कौन कौन सी टाइप्स हैं। एक हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक थी, एक हमारे पास हेमरेजिक स्ट्रोक थी। इस्कीमिक स्ट्रोक में दो आगे से आ जाती हैं, थ्रोम्बोसिस एंड देन एम्बोलिज्म। थ्रोम्बोसिस की चीज है कि एक क्लॉट है वो आर्टरी में या वेन वगैरह में, सॉरी हाँ, तो वहां पे क्या है, रुका हुआ है। ठीक है, वो ट्रैवल नहीं कर रहा। लेकिन जो एम्बोलिज्म है वो क्या है कि जो थ्रोम्बोसिस है ना, ठीक है, ये क्लॉट जो बना है ना वो एक जगह पे रुका हुआ नहीं है, वो ट्रैवल कर रहा है। आगे हमारे पास हेमरेजिक स्ट्रोक में हमने बात की कि वो किस तरह से होता है, ड्यू टू द हाइपरटेंशन की वजह से, एनोरिज्म की वजह से, आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास एटियोलॉजी में हम लोग कंसिडर करते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी। ठीक है, अब हम देखते हैं एटियोलॉजी एंड द पैथोफिजियोलॉजी। सही, मतलब इसमें हो क्या रहा है। इसमें बेसिकली हमें पता है, हमने पहले ही डिस्कस किया है कि स्ट्रोक होता क्यों है, ड्यू टू
न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस की एबनॉर्मलिटी की वजह से कि वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, हमारा जो ब्रेन है वो फंक्शन नहीं कर रहा। और इसमें ये होता है क्यों फंक्शन नहीं कर रहा, ड्यू टू द इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई। और ब्लड सप्लाई में क्या चीज होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है, जिसको हीमोग्लोबिन जो है वो लेके जा रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने देखा कि ब्रेन रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है ब्रेन को काम करने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर है, ठीक है। तो जब उसको एनर्जी रिक्वायर होगी, उसको एनर्जी जो ऑक्सीजन से मिलेगी, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो भी उसको रिक्वायर होता है ब्रेन को, ताकि न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे, जो ब्रेन में न्यूरॉन्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास जाहिर सी बात है ब्लड फ्लो इंटरप्ट हुआ होता है, ठीक है, वो सही से नहीं हो रहा होता। उसके अलावा इसमें जो कंडीशंस आ रही होती है ना, सबसे पहले क्या होता है कि जो न्यूरोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म है वो क्या है कि 30 सेकंड के अंदर खत्म होकर रह जाता है, ठीक है। अगर आपको स्ट्रोक हो रहा है ना, ठीक है, तो वो क्या है कि 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको न्यूरोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म, अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपका जो जब आपको स्ट्रोक हो जाएगा तो क्या है कि 30 सेकंड के अंदर अंदर आपका जो न्यूरोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म है वो कम्प्लीटली लॉस हो जाएगा, ठीक है, वो ऑल्टर हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्टॉप हो जाता है 2 मिनट्स के अंदर, सेल्स की डेथ वगैरह होना शुरू हो जाती है 5 मिनट्स में, ठीक है। सबसे पहले जो काम होगा वो हमारे पास 30 सेकंड्स के अंदर अंदर न्यूरोलॉजिकल जो मेटाबॉलिज्म है वो ऑल्टर हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। फिर सेकंड पे हमारे पास मेटाबॉलिज्म जो है स्टेप्स उसके चेंज होना शुरू हो जाएंगे, मतलब मेटाबॉलिज्म हमारे पास इफेक्ट होगा। नंबर थर्ड पे हमारे पास जो सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी वो 5 मिनट्स के अंदर होना शुरू हो जाएगी। आगे हम जो हमने पीछे टाइप्स देखी थी, एटियोलॉजी में हमने जो देखा था टाइप्स, हमने स्ट्रोक्स की देखी थी, ठीक है, स्ट्रोक की जो हमने टाइप्स देखी थी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रोक की हमारे पास टाइप्स क्या आ जाती है। हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक थी, हमने बात की, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है, एम्बोलिक है, ठीक है, ये हमने देखा था। हमने हेमरेजिक स्ट्रोक की आगे से टाइप नहीं देखी थी। अब हम यहाँ पे टाइप भी देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास इंट्रासेरेब्रल हेमरेज आ सकता है या सब ऑर्कनाइड हेमरेज आ सकता है। सब ऑर्कनाइड हेमरेज मींस हमारे पास एराकोनाइड स्पेस होती है, ठीक है, उस सब एराकोनाइड स्पेस होती है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, वहां पे अगर हेमरेज होएगा तो उसको हम सब ऑर्कनाइड हेमरेज कहेंगे। अगर इंट्रासेरेब्रल एरिया में हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के दरमियान जो है एरिया, वहां पे अगर हमारे पास हो जाएगा तो हम उसको इंट्रासेरेब्रल हेमरेज कहेंगे। अब हम देखते हैं व्हाट इज इस्कीमिक स्ट्रोक। बेसिकली हमने ऊपर भी पढ़ा, पीछे भी पढ़ा, अब हम देखते हैं कि आखिर ये है क्या, आखिर ये क्या भला है। तो इस्कीमिक स्ट्रोक की अगर हम बात करें ना, इस्कीमिक स्ट्रोक जो है वो बेसिकली जाहिर सी बात है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है, ब्लड फ्लो नहीं होगा, रिजल्ट ऑफ इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मींस कि प्रॉपरली नहीं हो रहा ब्लड फ्लो टू द ब्रेन ड्यू टू द पार्शियल और कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ एन आर्टरी, ठीक है। अगर किसी भी आर्टरी में से जो ब्लड फ्लो है वो इंटरप्ट हो जाएगा किसी भी क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से या किसी भी वजह से, तो हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक की कंडीशन आती है। और हर स्ट्रोक में वैसे यही बात है। तो इसमें क्या चीज़ है कि 85% जो है ये इसकी रेशियो है कि ये सबसे ज़्यादा यही वाला स्ट्रोक, इस्कीमिक स्ट्रोक मोस्टली जो होता है वो पेशेंट्स को इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास बात आती है कि जो मोस्टली पेशेंट होते हैं ना, उनका क्या होता है कि उनकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे हमने ऊपर बात की थी कि जब आपको स्ट्रोक हो जाता है या इस्कीमिक स्ट्रोक हो जाता है तो 24 आवर्स के अंदर आपकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और सिम्टम्स वगैरह बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरे सिम्टम्स हो जाएंगे फर्स्ट 72 आवर्स के अंदर, ठीक है। अब क्या चीज़ है, हमने देखना है इस्कीमिक स्ट्रोक की आग से दो जो टाइप्स हैं, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक एंड एम्बोलिक स्ट्रोक। थ्रोम्बोसिस यूजली जो है वो क्या है, अकर्स इन रिलेशन टू एन इंजरी टू द ब्लड वेसल, ठीक है, या ब्लड क्लॉट बन रहा है, ठीक है।
तो जाहिर सी बात, जब ब्लड क्लॉट होता है किसी भी जगह पे या कहीं भी रुक जाएगा, ठीक है। थ्रोम्बोटिक की हम बात करें, थ्रोम्बोसिस की बात करें, आप खुद सोचें, एक पाइप है, उसके अंदर अगर कोई बड़ा सा पत्थर जो है वो फंस जाता है, ठीक है, तो ब्लड फ्लो तो इंटरप्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर बड़ा सा नहीं फंस जाता, छोटा सा ही या नॉर्मल साइज का है, अगर फॉर एग्जांपल अगर पाइप जो वो प्रॉपरली नहीं मतलब हार्डन हुआ हुआ या प्रॉपरली उसके लेंथ के अकॉर्डिंगली, उसके डायमीटर के अकॉर्डिंगली वो नहीं आ रहा जो स्टोन है, तो क्या होगा कि थोड़ी सी ही स्पेस होगी, अगर ब्लड गुजर रहा है या पानी गुजर रहा है। इसी तरह हम आर्टरी और वेन्स की बात करते हैं जो हमारे पास ब्रेन एरिया को सप्लाई कर रही होती हैं, तो उसके केस में हम बात करें कि जाहिर सी बात है वो नैरोइंग उसका पाथवे जो है, जैसा एज कंपेरेबल टू दैट ऑफ व्हेन thrombosis is not present or when ischemic stroke not occurs, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसके कंपेरेबल तो ब्लड फ्लो कम होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है नैरोइंग हो जाएगी हमारे पास ब्लड वेसल्स की। उसके अलावा जो है ये हमारे पास एसोसिएटेड होता है विद HTN, ठीक है, and diabetic often preceded with the TIA, ठीक है। TIA हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। तो बेसिकली अब जो है ये मोस्ट कॉमन जो है हमने देखा कि स्ट्रोक की कॉज है एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि 2/3 जो है हमने बात की कि आर एसोसिएटेड विद दैट ऑफ HTN, ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज HTN, ठीक है। अब HTN होता है ना, वो बेसिकली हमारे पास हाइपरटेंशन है, ठीक है। हाइपरटेंशन को हम जो है वो HTN भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो है ये डायबिटीज जो है वो भी इससे कंसर्न है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं एम्बॉलिक स्ट्रोक। अब एम्बॉलिक स्ट्रोक जो है वो क्या चीज है, ये भी बेसिकली हमारे पास जो है ब्लड सप्लाई जहाँ पे वेसल की हो रही होती है वो उधर अगर एडीमा हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास एम्बॉलिक स्ट्रोक की कंडीशन आ सकती है। एम्बॉलिक स्ट्रोक का हमने ऊपर भी देखा कि थ्रोम्बोसिस तो एक जगह पे ब्लड क्लॉट बना होता है और एक ट्रैवल कर रहा होता है एम्बॉलिक स्ट्रोक के अंदर, ठीक है। ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक है, ठीक है। हाँ, इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक। मेजॉरिटी जो है ये एम्बोलाई जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो हार्ट में जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, वहां से आते हैं, ठीक है। ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ एंडोकार्डियम, जो हमारे पास वॉल्स हैं हार्ट की, ठीक है, और ये फिर सर्कुलेशन के अंदर बेसिकली इंटर हो जाते हैं, ठीक है। एम्बोलाई यानी जो हमारे पास एम्बोलिज्म हो रहा है उसकी कॉज क्या है कि क्लॉट जो होता है वो बेसिकली हमारे पास हार्ट से ओरिजिनेट हो रहा होता है। और हार्ट से ओरिजिनेट कैसे होगा कि वो एंडोकार्डियम जो हमारे पास लेयर्स होती हैं हार्ट की, मायोकार्डियम भी होती है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या चीज़ है कि ये यहाँ से हमारे पास ब्रेक डाउन जब होती है ना एंडोकार्डियम, तो क्या होता है कि ये सर्कुलेशन में देन ट्रैवल करना शुरू हो जाएगी, और जब ये हमारे पास ब्रेन एरिया में पहुंचेगी, ठीक है, तो वहां पे ये काफी इश्यू क्रिएट करेगी और एम्बॉलिक स्ट्रोक हमारे पास मोस्टली इस वजह से होता है, और दिस इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ स्ट्रोक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होते हैं वो यूजुअली कॉन्शियस ही रहते हैं, ठीक है, उनको उनकी कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होती है, ठीक है, लेकिन उनको क्या होता है कि हैडिक सा सर में दर्द वगैरह उनको फील होता है। आगे हम बात करते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में, ठीक है। हेमरेजिक स्ट्रोक हमने बात की कि ड्यू टू द हाइपरटेंशन की वजह से होता है, ठीक है। HTN जो है वो हमारे पास उससे भी कंसर्न था, जो हमने ऊपर पढ़ा एम्बॉलिक स्ट्रोक, उससे भी कंसर्न था, और हेमरेजिक स्ट्रोक से भी कंसर्न है बेसिकली, ठीक है। एन्यूरिज्म की वजह से हमारे पास हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। तो ये जो है मोस्टली 15% जो है तो सारे स्ट्रोक्स को अगर देखा जाए तो 15% हेमरेजिक स्ट्रोक हमारे पास आता है, ठीक है। इसमें क्या चीज होती है कि हमारे पास ब्लीडिंग हो रही होती है, जो हमारे पास जो है वो सब ऑर्गेनाइड स्पेस या फिर वेंट्रिकल्स वगैरह में हमारे पास होती है। ऊपर हमने पढ़ा भी था इंट्रासाइब्रल हेमरेज होता है इसमें, और सब ऑर्गेनाइड हेमरेज होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इंट्रासाइब्रल हेमरेज क्या चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज है कि ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन विच इज कॉज्ड बाय द रप्चर ऑफ द वेसल। एक वेसल है वो अगर रप्चर हो गई है कहीं से भी, वो डैमेज हो गई है, तो ब्लीडिंग होगी, जाहिर सी बात है। तो उस वजह से हमारे पास इंट्रासाइब्रल हेमरेज जो होता है वो मोस्टली हो रहा होता है।
हाइपरटेंशन जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इसमें, ठीक है। हाइपरटेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा हो सकता है। कॉमनली अकर्स ड्यूरिंग एक्टिविटी, कोई भी काम हमारा कर रहे हो तो आपको ये हो सकता है। often a sudden onset of symptoms that progress over the minutes to hours because of ongoing bleeding। इसमें क्या चीज हो रही होती है कि हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, हेडेक्स वगैरह फील होते हैं, मतलब इसके सिम्टम्स में हमारे पास जो चीजें आती हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड HTN, जो हमने ऊपर भी बात की थी कि HTN इट इज द हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कंडीशन, ठीक है। ये हमारे पास सिम्टम्स आ सकते हैं इंट्रा सेरिब्रल हैमरेज के केस में। आगे हमारे पास बात आती है हैमरेजिक स्ट्रोक की, ठीक है। हैमरेजिक स्ट्रोक क्या है? हैमरेजिक स्ट्रोक, हैमरेजिक स्ट्रोक की हम टाइप्स डिस्कस करें, मेरे दिमाग की तरह। इंट्रासाइबल हैमरेज हमने डिस्कस किया ऊपर, अब हम देखें सब ऑर्गेनाइड हैमरेज। इसमें क्या चीज है कि हमारे पास जो साइब्रोस्पाइनल स्पेस होती है ना, आर्कनॉइड एंड पिया मैटर, ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है उसको हम कहते हैं सब ऑर्गेनाइड स्पेस। और उसमें अगर ब्लीडिंग जो है वो ड्यू टू द रप्चर ऑफ वेसल अगर हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? सब ऑर्गेनाइड हैमरेज, ठीक है। और ये ड्यू टू द साइब्रल एन्यूरिज्म के रप्चर होने की वजह से हो सकता है। हमारे पास ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास थ्रोम्बिक स्ट्रोक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्लॉट यहाँ पे बिल्कुल स्टॉप हुआ है, ठीक है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। एम्बोलिक स्ट्रोक में क्या है कि ये ट्रैवल करेगा यहाँ से, ठीक है। हाँ, ये हमारे पास हेमरेजिक स्ट्रोक है, यानी ड्यू टू द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों में आप लोग ये डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे जो है इसने क्या किया, इसको नैरो किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने इसको नैरो नहीं किया हुआ और जिसकी वजह से ये आगे ट्रैवल कर सकता है। अब मे बी यहाँ पे जाके जो है ये स्टॉप हो जाए तो, लेकिन ये रुका हुआ नहीं है, ये ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये बिल्कुल स्टॉप हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेजर टाइप्स हमारे पास स्ट्रोक की थी, ठीक है। अब स्ट्रोक में होता क्या है, हमारे पास सिम्टम्स क्या आते हैं, ठीक है, वार्निंग साइंस क्या आते हैं, ठीक है। सडन कंफ्यूजन, ठीक है, ट्रबल स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझने में किसी चीज को वो चीज हो रही होती है, बोलने में इश्यू आ रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रोक में फील होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास देखने में इशू आएगा, ठीक है, एक साइड इफेक्ट हो सकती है आई की, या दोनों तरफ की आई जो है वो भी इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। वॉकिंग में इशू आ सकता है, डेजीनेस की कंडीशन हो सकती है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन हमारा लॉस हो सकता है, ठीक है। इसमें हमारे पास हेडेक वगैरह जो है वो हो सकता है, बट विद नो नॉन कॉज। कोई कॉज हमें पता नहीं होगी कि यार हमारे सर में दर्द क्यों हो रहा है, खुद ही से होना शुरू हो जाएगा। सो दीज आर द वार्निंग साइंस ऑफ स्ट्रोक बेसिकली, ठीक है। अभी हमने ये वार्निंग साइन जो है वो स्ट्रोक की देखी। इसमें क्या चीज होती है कि हमारे पास नमनेस, वीकनेस ऑफ फेस हो जाता है, ठीक है। आर्म और लेग जो है सॉरी, उसमें वीकनेस आ जाती है, ठीक है। एक साइड ऑफ बॉडी जो होती है वो हमारे पास मोस्टली इफेक्ट होती है, ठीक है। ट्रबल इन स्पीकिंग, और ये सारी उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन किया गया, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, जो हमने उसमें देखा था हैमरेजिक स्ट्रोक में, ठीक है। नोजिया, वॉमिटिंग और इस तरह की कंडीशन आती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर हम देखें तो फास्ट से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। फास्ट मींस क्या है कि फेस में इशू आएगा, एफ अगर हम देखें उससे फेस में इशू आएगा, ए से आर्म्स में इशू आएगा, एस से स्पीच में इशू आएगा, टी से टाइम में इशू आएगा, ठीक है। तो वार्निंग साइंस ऑफ जो स्ट्रोक है उसको हम इस तरह भी याद रख सकते हैं, ठीक है, फास्ट से, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स अब कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ऊपर हमने डिस्कस किया था कि एज फैक्टर जो है, मेरे ख्याल में 65 का हमने बात की थी कि 65 जो है जब एज होती है तो डबलिंग जो है, डबलिंग ऑफ स्ट्रोक के चांसेस हो जाते हैं, मतलब स्ट्रोक के चांसेस होते हैं वो डबल हो जाते हैं एज कम्पेरेबल टू दैट ऑफ लेस देन 60 एज,
ठीक है। उसके अलावा जेंडर जो है वो हमने देखा कि मेल्स में ज्यादा होता है एज कम्पेरेबल टू दैट ऑफ द फीमेल्स। ठीक है। उसके अलावा हमने बात की थी कि अमेरिकन, सॉरी अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अमेरिकन, अफ्रीकन या अमेरिकन वगैरह में ये चीजें ज्यादा होती हैं। हेरिडिटरी, मतलब कि आपको अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में ये अवेलेबल है तो आपको स्ट्रोक की कंडीशन हो सकती है। ठीक है। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोगों ने स्ट्रोक को डिस्कस किया, पहले स्ट्रोक है क्या, फिर आगे से हमने उसकी टाइप्स को देखा, एटियोलॉजी देखा, एपिडेमोलॉजी देखा, रिस्क फैक्टर्स देखे। तो आज की क्लास यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोगों को समझने में इजीली हो रहा होगा कि स्ट्रोक क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज गाइस।